दुनिया में शायद ही कोई इतना मशहूर पीस ऑफ ज्वेलरी हो जितना कि कोहिनूर है। ये हीरा कहाँ से आया, कैसे इस हीरे के लालच ने बादशाहों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया और क्यों इस हीरे को कर्स्ड डायमंड कहा जाता है, जानिए इस वीडियो में। जब किसी चीज की बेपनाह कीमत या खूबसूरती का हवाला देना हो तो उसके लिए कोहिनूर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कोहिनूर हीरा कहां से आया, इस बारे में अभी तक कोई हतमी राय नहीं। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि इसका जिक्र कदीम संस्कृत तहरीरों में 4th सेंचुरी BC के शुरू में मिलता है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। कहते हैं कि ये उस वक्त बरे-सगीर में मौजूद किसी कान से निकला था। उस वक्त सब कॉन्टिनेंट, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से पहले वो जगह थी जहां से ऐसे जवाहरात निकलते थे या मिलते थे। और जब कोहिनूर अपनी असल हालत में था तो ये मुर्गी के छोटे अंडे के साइज के बराबर था। एक रवायत यह है कि इसका पहला मालिक गणपति देवा था। गणपति देवा हिंदुस्तान का काकतिया खानदान से सबसे तवील हुक्मरानी करने वाला बादशाह था और उसने 1199 से 1265 तक हुक्मरानी की। गणपति देवा कोहिनूर का पहला मारूफ मालिक था और इसे गालिबन मशरकी गंगा की किसी रियासत से ये खिराज या तोहफे के तौर पर मिला था। इस खानदान की बादशाहत 14th सेंचुरी में गयासुद्दीन तुगलक के हाथों खत्म हुई और माले गनीमत में दूसरी चीज़ों के साथ कोहिनूर हीरा भी गयासुद्दीन तुगलक के हाथ आ लगा। एक और रवायत के मुताबिक तुर्क हमलावरों ने इसे जनूबी हिंदुस्तान के किसी मंदिर में एक बुत की आंख से निकाला था। एक और रवायत यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यह हीरा 1304 में मालवा हिंदुस्तान के राजा से लिया था, जिसका खानदान कई नस्लों से इसका मालिक था। दीगर राइटर्स ने 1526 में पानीपत की जंग के बाद ग्वालियर के राजा की तरफ से हिंदुस्तान के मुगल खानदान के बानी बाबर के बेटे को दिए गए हीरे को कोहिनूर करार दिया है। बाबर ने अपनी राइटिंग्स में भी एक हीरे का जिक्र किया था जो 187 कैरेट का था, लेकिन इसका पहला बाकायदा जिक्र मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में मिलता है, जब शाहजहां का एक शानदार तख्त बनाया गया जिसे पीकॉक थ्रोन या तख्ते ताऊस कहा जाता है। कहते हैं कि इस तख्त को बनाने में 7 साल लगे, जो हीरों और जवाहरात से भरा हुआ था और इसकी कीमत ताज महल से 4 गुना ज्यादा थी। इस तख्त के कॉलम्स के ऊपर पीकॉक्स बने हुए थे और उनके साथ रूबीज, डायमंड्स और एमरल्ड्स जड़े हुए थे। वैसे तो हर हीरा ही बेशकीमत था, लेकिन 2 हीरे ऐसे थे जिनकी शोहरत थी। एक तैमूर रूबी, जिसे मुगल बादशाह कोहिनूर से भी कीमती समझते थे, और दूसरा हीरा कोहिनूर था। मुगलों से ये हीरा फिर नादिर शाह के पास पहुंचा और ये उस वक्त गया जब उसने 1739 में दिल्ली पर हमला किया और यहाँ से सब कुछ समेट कर अपने साथ ईरान ले गया। मोस्ट इनफेमस डायमंड के मुसन्निफ विलियम डालरम्पल का कहना है कि कोहिनूर का पहला सरकारी जिक्र 1750 में नादिर शाह के हिंदुस्तान पर किए गए हमले के कॉन्टेक्स्ट में एक फारसी मौरख ने किया है। वो उस वक्त तख्ते ताऊस के ऊपर वाले हिस्से में जड़ा हुआ था और कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और कहा जाता था कि इसे फरोख्त करके सारी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। नादिर शाह ने कोहिनूर को तख्त से निकाल लिया ताकि वो इसे और तैमूर रूबी को अपने आर्म बैंड पर बांध सके। कहते हैं कि नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर को पहली बार लोगों की तवज्जो हासिल हुई। एक अंग्रेज हिस्टोरियन थ्यू मेटकाफ ने वो किस्सा लिखा है कि किस तरह ये हीरा नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से हासिल किया। कहते हैं कि दरबार की एक रक्कासा नूर बाई ने नादिर शाह को खबर दी कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। ये सुनकर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बुलाया और कहा कि आइए दोस्ती की खातिर आपस में अपनी पगड़ियों का तबादला कर लेते हैं। इस ऑफर को मोहम्मद शाह कैसे रद्द करता, वो जंग हारा हुआ बादशाह था। इसी तरह से कोहिनूर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से ले लिया। कहते हैं कि जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो वो देखता ही रह गया और उसी ने इसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। मगर जल्द ही काबुल में नादिर शाह के कत्ल के बाद ये हीरा उसके अफगान मुहाफिज अहमद शाह अब्दाली के हाथ आ गया, जिसने नादिर शाह के मरने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसके सारे खजाने पर कब्जा कर लिया था।
احمد شاہ ابدالی کے بعد افغانوں میں تخت کے لیے قبائلی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ احمد شاہ ابدالی سے یہ ہیرا اس کے پوتے شاہ زمان کے پاس پہنچا، جو زیادہ دیر تخت پر نہ بیٹھ سکا۔ اس کے خلاف بھی ایک بغاوت ہوئی اور دشمنوں نے پکڑ کر اسے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی شاہ شجاع افغانستان کے تخت پر بیٹھا۔ یہ ہیرا شاہ زمان کے پاس تھا۔ کہتے ہیں کہ جب شاہ شجاع تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے اندھے بھائی سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ وہ اس ہیرے کا تو اسے بتا دے۔ پہلے تو وہ نہ مانا، لیکن پھر کافی کوششوں کے بعد اس نے بتا دیا کہ اس ہیرے کو اس نے ایک قلعے کی دیوار میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ شاہ شجاع نے فوراً اپنے فوجی بھجوائے اور اس ہیرے کو برآمد کرا لیا۔ جب ہیرا شاہ شجاع کے پاس آیا تو شاہ شجاع کے لیے بھی حالات اچھے نہ رہے اور اس کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی، اور وہ اپنے خاندان اور خزانے کے ساتھ انڈیا کی طرف آ گیا اور رنجیت سنگھ کے پاس پناہ لے لی۔ جو خزانہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اس خزانے میں کوہ نور بھی شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اٹک میں ایک بااثر شخص نے شاہ شجاع کو کوہ نور حاصل کرنے کے لیے اسے قید کر کے کشمیر بھیج دیا تھا۔ اس پر شاہ شجاع کی بیگم وفا بیگم نے لاہور جا کر مہاراجہ رنجیت سنگھ سے اپنے شوہر کو چھڑوانے کی درخواست کی۔ رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع کی بازیابی کے بدلے کوہ نور ہیرا مانگ لیا اور وفا بیگم راضی بھی ہو گئی۔ شاہ شجاع کو سکھوں کے ایک دستے نے کشمیر جا کر چھڑوا لیا اور اپنے ساتھ لاہور لے آئے۔ یہاں انہیں موچی گیٹ کے احاطے میں مبارک حویلی میں رکھا گیا تھا، مگر وہ کوہ نور کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ اس پر رنجیت سنگھ کی طرف سے اسے بدستور قید میں رکھا گیا اور اس کے بیٹے تیمور کو بھی اس کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ کہتا رہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوہ نور کہاں پر ہے۔ پھر رنجیت سنگھ نے اسے ایک پنجرے میں ڈال دیا تو اس نے مجبوراً وہ ہیرا رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ اس ہیرے کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2 دن تک جواہریوں سے اس کی قیمت لگوائی اور یہ کنفرم کروایا کہ یہ ہیرا اصلی ہی ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جواہریوں نے اس کی قیمت لگانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی قیمت ان کے اندازوں سے باہر ہے۔ کوہ نور 1813 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ رنجیت سنگھ اس ہیرے کے حوالے سے خاصا پیرانوئڈ تھا اور وہ ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اسے شک تھا کہ کوئی اسے چوری کر لے گا۔ اس کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہو چکا تھا جب ایک اور قیمتی ہیرا اس سے چرا لیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے دسہرہ، دیوالی اور بڑے تہواروں کے موقع پر وہ اسے اپنے بازو پر باندھ کر رکھتا تھا۔ جب کبھی کوئی انگریز افسر ان کے دربار میں آتا تو اسے یہ ہیرا خاص طور پر دکھایا جاتا۔ جب بھی وہ ملتان، پشاور یا دوسرے شہروں کے دوروں پر جاتا تو کوہ نور اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ شاہ شجاع نے اسے واپس حاصل کرنے کے لیے کئی دفعہ ناکام کوششیں کی۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا۔ اقتدار کی سخت جنگ کے بعد اس کا 5 سالہ بیٹا دلیپ سنگھ اسے پنجاب کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ لیکن دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد انگریزوں کی فتح ہوئی اور اس کے بعد سلطنت اور کوہ نور دونوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ دلیپ سنگھ کو اپنی والدہ سے الگ کر دیا گیا اور اسے ایک انگریز جوڑے کے ساتھ رہنے کے لیے فتح گڑھ قلعے کے اندر بھجوا دیا گیا۔ 29 مارچ 1849 کو 10 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو لاہور قلعے کے وسط میں واقع شیش محل میں لایا گیا۔ دلیپ سنگھ کے گرد چاروں طرف سرخ اوور کوٹ اور ہیٹس پہنے انگریزوں نے ایک دائرہ بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عوامی تقریب میں انہوں نے اپنے دربار کے باقی ماندہ سرداروں کے سامنے اس دستاویز پر دستخط کر دیے جس کا برطانوی حکومت کو برسوں سے انتظار تھا۔ یہ سرنڈر ڈاکومنٹ تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد لاہور کے قلعے سے سکھوں کا جو خالصہ پرچم تھا اسے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکھوں کی بڑی سلطنت پر قبضہ قائم ہو گیا بلکہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرا کوہ نور بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ لارڈ ڈلہوزی اس وقت کوہ نور ہیرا خود لینے لاہور آیا تھا۔ ہیرے کو وہاں کے توشہ خانہ سے نکالا گیا اور ڈلہوزی کے ہاتھوں پر رکھا گیا۔ اس وقت اس کا وزن کیا گیا جو کہ 190.3 کیرات تھا۔ لارڈ ڈلہوزی نے کوہ نور کو ایک جہاز میڈیا کے ذریعے ملکہ وکٹوریہ کو بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ جہاز کو راستے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ کوہ نور دی اسٹوری آف دی ورلڈ موسٹ انفیمس ڈائمنڈ کی کو رائٹر انیتا آنند کا یہ کہنا ہے کہ جب کوہ نور کو جہاز پر لے جایا گیا تو اس کے جہاز رانوں کو پتہ نہیں لگنے دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ اس جہاز کے انگلینڈ روانہ ہونے کے بعد 1 یا 2 ہفتوں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن پھر کچھ لوگ بیمار ہو گئے اور ہیضہ جہاز پر پھیل گیا۔
जहाज के कप्तान ने अपने अमले को बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि मॉरिशस आने वाला है, वहाँ उन्हें दवाई और खाना मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाज मॉरिशस पर पहुंचने ही वाला था कि जहाज पर बीमार लोगों की खबर वहाँ के लोगों तक पहुंच गई और उन्होंने धमकी दे दी कि अगर जहाज उनके साहिल के करीब भी पहुंचा तो वो इसे तोपों से उड़ा देंगे। जहाज के अमले को हैजे की वबा से मुश्किलात का सामना तो था ही, और वो ये उम्मीद करते रहे कि किसी तरह वो इंग्लैंड पहुंच जाए। रास्ते में उन्हें एक ज़बरदस्त बहरी तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिसने जहाज को तकरीबन 2 हिस्सों में तोड़ कर रख दिया। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो फिर उन्हें पता चला कि वो कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर आए हैं, और शायद इसी वजह से उन्हें इस सफ़र में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और ये इस डायमंड का कर्ज था। और यूं इस हीरे के हवाले से कई कहानियां मशहूर हो गई। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो बरतानवी अवाम के लिए इसे क्रिस्टल पैलेस में रखा गया। द टाइम्स ने लिखा है कि इससे पहले कभी भी लंदन में लोगों का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा गया था, लेकिन लोगों को ये हीरा देखकर खासी मायूसी हुई। उन्हें लगा कि ये तो बहुत सिंपल और सादा सा है, ये पब्लिक रिएक्शन इतना अच्छा नहीं था। इस पर क्वीन विक्टोरिया के शौहर प्रिंस एल्बर्ट ने इस हीरे को रीकट और फिर से पॉलिश करवाया, जिसकी वजह से इसका साइज और छोटा हो गया। इसी दौरान फतेहगढ़ किले में मुकीम महाराजा दिलीप सिंह ने मलका विक्टोरिया से मिलने के लिए लंदन आने की ख्वाहिश जाहिर की। कहते हैं कि लंदन में दिलीप सिंह ने एक बार फिर मलका विक्टोरिया को खुद कोहिनूर हीरा पेश किया। मलका विक्टोरिया के बाद उनके बेटे किंग एडवर्ड ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी मलका अलेक्जेंड्रा ने अपने ताज में इसे जगह दी। कोहिनूर के साथ एक कहानी ये जुड़ गई कि जो भी इसे छुएगा वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन खवातीन को इसके पहनने में कोई दुश्वारी नहीं थी। फिर क्वीन मैरी ने इसे अपने ताज में लगाया, और क्वीन एलिजाबेथ जो कि क्वीन मदर थी, उसके ताज में भी कोहिनूर को जगह मिली। लेकिन इसके साथ जुड़ी कहानियों की वजह से रॉयल फैमिली में सिर्फ खवातीन ही इसे पहनती थी। लेकिन 2002 के बाद इसे टावर ऑफ लंदन के क्राउन ज्यूल्स के साथ जो है वो रख दिया गया, जहां ये आज भी मौजूद है। लेकिन ये बहस जरूर जारी है कि ये कोहिनूर हीरा आखिर किसका है और क्या ये बरतानिया से वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि है तो ये लूट का माल, और कॉलोनियल दौर में और भी बहुत सारे खजानों की तरह यहाँ से इसे लंदन ले जाया गया था। इसीलिए पाकिस्तान, भारत और बल्कि अफगानिस्तान भी बरतानिया से इसकी वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। इंडिया में कोहिनूर हीरे की वापसी का अवामी मुतालबा 1947 में आज़ादी मिलते ही शुरू हो गया था। ताहम इस जानिब अहम पेशरफ्त सन 2000 में सामने आई, जब हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के कई अरकान ने एक खत पर दस्तखत किए, जिसमें हीरे को हिंदुस्तान को वापस देने का मुतालबा किया गया और दावा किया गया कि इसे गैर कानूनी तौर पर लिया गया है। उन्होंने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के साथ कोहिनूर की वापसी के हवाले से भी बातचीत की जाए। जुलाई 2010 में हिंदुस्तान के दौरे के दौरान बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने हीरे को वापस करने के बारे में कहा कि अगर इस तरह से चीज़ों को वापस करना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। 2016 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, जिसमें इस हीरे की वापसी का मुतालबा किया गया, लेकिन उस वक्त के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रंजीत कुमार ने अदालत के सामने पेश होकर कह दिया कि ये हीरा तो रंजीत सिंह ने अपनी मर्जी से अंग्रेज़ों को सिख जंगों में मदद के मुआवजे के तौर पर दिया था। कोहिनूर कोई चोरी शुदा माल नहीं है। ताहम इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया और कोहिनूर की वापसी का अवामी मुतालबा जोर पकड़ता गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की वजारत सकाफत ने कहा है कि वो कोहिनूर की हिंदुस्तान वापसी का बंदोबस्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। 2006 में बरतानवी हुकूमत ने कुछ खुफिया सरकारी कागजात पब्लिक किए, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को 1976 में लिखा गया एक खत भी शामिल है, जिसमें उन्होंने बरतानिया से कोहिनूर पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त की। उन्होंने लिखा कि इस हीरे की पाकिस्तान में वापसी उस जज्बे को साबित करने का मुजाहरा हो सकती है जिसके तहत बरतानिया ने रज़ाकाराना तौर पर डीकोलोनाइजेशन के अमल को लीड किया। ताहम इस खत का जवाब बरतानवी वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हीरे की पाकिस्तान को वापसी को नामुमकिन करार दिया, और एक अहम वजह यह भी बताई कि इसकी मलकियत तारीख में कई लोगों के पास रही थी, और दूसरा, इसे बरतानिया के हवाले सिख राजा दलीप सिंह ने खुद किया था।
दिसंबर 2015 में लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील ने मलका बरतानिया को फरीक बनाकर पिटीशन भी दायर कर दी कि कोहिनूर को पाकिस्तान को वापस किया जाए। ये दरख्वास्त दायर करने वाले वकील जावेद इकबाल जाफरी ने कहा कि उन्होंने माजी में मलका बरतानिया समेत पाकिस्तान और बरतानिया की अहम शख्सियात को खतूत लिखे हैं जिसमें इस हीरे की वापसी का मुतालबा किया गया, ताहम किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। सन 2000 में अफगानिस्तान ने भी इस हीरे की वापसी का मुतालबा किया। उस वक्त काबुल पर तालिबान की हुकूमत थी और उनके तर्जुमान फैज़ अहमद फैज़ का यह कहना था कि इस हीरे को अफगानिस्तान से इंडिया और वहां से बरतानिया ले जाया गया, इसलिए हमारा इस हीरे पर दावा इंडिया से ज्यादा है। मगर उस वक्त तालिबान की हुकूमत को बरतानिया ने तस्लीम नहीं किया था, इसीलिए उनके बयान पर कोई खास रद्दअमल नहीं दिया गया। 2016 में एक बार फिर अफगान हुकूमत ने हीरे की अफगानिस्तान वापसी का मुतालबा किया, जब ये इंडिया में मामला ज़ेरे बहस था। अफगान वजीर सकाफत अब्दुल बारी जहानी ने बयान दिया कि इस हीरे को शाह शुजा से रंजीत सिंह ने जबरन छीना था, जहां से ये अंग्रेजों को पेश किया गया, इसलिए इस पर हक अफगानिस्तान का बनता है। इसी तरह ईरान में भी बाज़ हल्कों ने कोहिनूर की मलकियत का दावा किया है, ताहम वहां सरकारी तौर पर इसे वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की गई। 2022 में मलका बरतानिया के वफात के बाद पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में कोहिनूर की वापसी का मुतालबा एक बार फिर सोशल मीडिया पर सामने आया। ये हीरा दुनिया का सबसे मशहूर ज्वेलरी पीस जरूर है, लेकिन है किसका, डिस्प्यूट इस बात पर है। अब इस हीरे के दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन ये मुश्किल ही नजर आता है कि ये हीरा वापस आए। क्या आपके ख्याल में इसकी वापसी की कोई उम्मीद रखनी चाहिए या ऐसा कोई रास्ता है? नीचे कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करें।